नंबर 9 में आपको क्या बोलता है, आपको बोलता है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, और इस क्वेश्चन में हम बहुत सारी बातें भी आपसे करेंगे अभी, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो बहुत अच्छी तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन अपॉन 2 माइनस वाई। स्टूडेंट ब्रैकेट में लिखा हुआ है y इज नॉट इक्वल्स टू 2। देखिए ये तो लिखा ही रहेगा, क्योंकि अगर y का वैल्यू 2 हो जाएगा है ना, यहाँ रखो y का वैल्यू 2 हो जाएगा तो 2 माइनस 2 नीचे 0 हो जाएगा और x प्लस वन अपॉन 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना। तो ये जो dy बाई डी एक्स है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स नॉट डिफाइंड ना हो इसलिए उन्होंने बोला है कि y 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसका कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन में, इसको आप छोड़ दो, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, क्या यहाँ पर आपको कहीं पर x का फंक्शन दिख रहा है? तो जवाब है हाँ। ये देखो, ये जो है x प्लस वन ये x का फंक्शन है और 2 माइनस वाई ये y का फंक्शन है। ठीक है, अब क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हो इसमें कि y वाला जो पोर्शन है उसको dy के पास ले आओ और x वाला जो पोर्शन है उसको dx की तरफ ले आओ। बिल्कुल स्टूडेंट्स, हम ऐसा कर सकते हैं। सिंपली आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए तब भी हो जाएगा, या नहीं कराना चाहते हो तो मैं ये आपको स्टेप टू स्टेप करके दिखाता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, पहले मैंने लिखा यहाँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अपॉन 2 माइनस वाई। अब देखिए dy के पास मेरे को 2 माइनस वाई को भेजना है, क्योंकि ये y वाला है ना, तो ये dy के पास आएगा। ठीक है, वेरिएबल को सेपरेट कर रहे हैं, dy के पास y वाली चीज़ें भेज देंगे और dx के पास x वाली। तो देखिए स्टूडेंट, मैं क्या कर रहा हूँ, बोथ साइड 2 माइनस वाई से मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाइंग बाई 2 माइनस वाई बोथ साइड। इधर भी हमने 2 माइनस वाई से मल्टीप्लाई किया और इधर भी हमने 2 माइनस वाई से मल्टीप्लाई किया। ऐसा करने से ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ बचा आपके पास 2 माइनस वाई डी एक्स, सॉरी 2 माइनस वाई इंटू डी वाई अपॉन में क्या बचा, डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। अब देखिए स्टूडेंट, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात करी थी यहाँ पर कि इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, dy को एक क्वांटिटी एज्यूम करेंगे, dx को भी एक क्वांटिटी एज्यूम करेंगे। तो इस dx को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में उधर भेज सकते हैं। सही है स्टूडेंट्स, तो देखिए इस dx को यदि हम क्रॉस करा के उधर भेज दें तो इधर हो जाएगा इंटू dx। ये हो गया। अब क्या करते हैं, अब ध्यान से चेक कर लीजिए, वेरिएबल सेपरेट हो गए। ठीक है, चेक करिए, dy के पास y का फंक्शन आ गया, ये देखिए dy के पास ये फंक्शन ऑफ y है ना, आ गया, और dx के पास x का फंक्शन h ऑफ x आ गया, ये h ऑफ x है। ठीक है, इस एल्गोरिथम से आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, बस आपको वेरिएबल सेपरेट करने आने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आप कुछ नहीं करना है। अब हम लिखेंगे नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये हमने इधर भी इंटीग्रेट किया और इधर भी इंटीग्रेट किया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इंटीग्रेशन करते हैं हम। इंटीग्रेशन देखिए, ये 2 माइनस वाई है ना, तो 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, y के रिस्पेक्ट में 2y हो जाएगा। इतना नहीं पता क्या? देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 2 dy ऐसे लिखा हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ dy ये कितना होता है, dy का इंटीग्रेशन, जिन बच्चों को नहीं पता है सुन ले, y होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 dy, ये dy अंदर मल्टीप्लाई करेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 dy माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y। अरे ऐसा होगा यार, लॉक करके दिखा देता हूँ, एक इंटीग्रेशन ऑफ 2 dy माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू इंटीग्रेशन ऑफ y, बस इतना बोलेंगे विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल्स टू, इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ ये ऑपरेटर जो है dx ना, ये x पे भी लगेगा और 1 पे भी, तो इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ 1 इंटू डी एक्स, और 1 इंटू डी एक्स का मतलब dx आ जाएगा, क्योंकि dx को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो dx ही तो आएगा। ठीक है, अब ये 2 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। जिन बच्चों को इंटीग्रेशन आता है वो फटाफट कर लें। अब देखिए स्टूडेंट्स, 2 तो ऐसे ही रहेगा और इंटीग्रेशन ऑफ dy y होता है, माइनस y का इंटीग्रेशन कितना होता है, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, y की पावर यहाँ 1 है ना, तो y की पावर में 1 ऐड कर दो, जो आ जाए उसी से डिवाइड कर दो। तो y की पावर में 1 ऐड कर दिया, जो आ जाए उसी से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया। इंटीग्रेशन तो आता होगा इतना आप लोगों को, y स्क्वायर अपॉन 2 हो गया ये। अब सुनिए स्टूडेंट्स, यहाँ जो इंटीग्रेशन किया है कॉन्स्टेंट c1 आता होगा, उसको भी मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर में 1 जोड़ दो, यानी कि एक्स स्क्वायर, जो आ जाए उसी से डिवाइड कर दो, प्लस dx का इंटीग्रेशन x होता है। ठीक है ना, dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, जैसे dy का y होता है वैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है। अब एक स्टूडेंट यहाँ पे कांस्टेंट आया हुआ c2, तो अब मैं c1 c2 ना लिखकर सिर्फ क्या लिख दे रहा हूँ, कैपिटल C, क्योंकि c1 c2 आपस में उनको कैलकुलेट किया गया होगा, एक नया कांस्टेंट आया होगा। ठीक है, उसका नाम क्या है, c। ठीक है स्टूडेंट, तो
ये देखिए ये यहाँ पर एक इक्वेशन आ रहा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इसको मैं एल्गोरिथम को तो अब रब करना पड़ेगा, कर देता हूँ। आशा करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ ब्रैकेट हमने लगाया, ठीक है, और यहाँ भी हमने ब्रैकेट लगाया। नाउ मल्टीप्लाइंग बाय 2 बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेफ्ट में भी 2 से करेंगे और ये राइट में भी 2 से कर देते हैं। देखते हैं क्या होता है। ये 2 2 ज़ा 4y हो जाएगा, 4y माइनस ये 2 अंदर जाएगा, इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अंदर जाएगा तो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू सी 2c, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए मन चाहे तो इसको c1 लिख लीजिए आप, इस कांस्टेंट का नाम c1 दे दीजिए। पता है क्यों? क्योंकि जब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ ना c1 में, तो एक नया कांस्टेंट आएगा, उसको c बोल दीजिए आप, जैसा कि एनसीईआरटी में किया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम इसको कर सकते हैं 4y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस इसकी जगह c लिख दीजिए और एग्जामिनर को बता दीजिए कि वेयर कैपिटल C इज इक्वल्स टू 2c1, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। अब थोड़ा सा अगर रीअरेंज करना हो तो कर लो, जैसे कि एनसीईआरटी में इन्होंने किया हुआ है ना। क्या किया इन्होंने, इस पूरे को उधर भेज दो तो यहाँ लेफ्ट में 0 बच जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा उधर जाएगा, ध्यान दीजिएगा जरा, एक्स स्क्वायर तो था ही, ठीक, वाई स्क्वायर नेगेटिव उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर ये 2x, पहले x का टर्म लिखो, x की हाईएस्ट पावर वाला टर्म लिखो, फिर y की हाईएस्ट पावर वाला टर्म लिखो, है ना, फिर x लिखो, फिर y, ऐसे करके रीअरेंज करेंगे हम। तो 2x लिखा और ये 4y उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, -4y, और ये बचा +c। अब देखो 0 लेफ्ट में, तो ये तो कन्वेंशन होता नहीं कि 0 आप लेफ्ट में लिखो, तो इस पूरे को उठाओ, 0 को इक्वल रख दो, तो अब आपका फाइनल आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस c इज इक्वल्स टू 0। देख लीजिए ये आंसर आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट्स देखिए, यही जो आपने ऐसा सोल्यूशन निकाला था इंटीग्रेशन करके, ये सोल्यूशन दिए गए फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन था, ठीक है। आइए ये बात मैं आपको इस क्वेश्चन से समझाता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आंसर आया आपका, ठीक है ना, इसमें कुछ बातें ध्यान दीजिए। आर्बिट्री कांस्टेंट कितने, केवल एक है। ये जो c है ये क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अब देखिए स्टूडेंट, 9.3 तक क्या होता था, याद है आपको? 9.3 तक ये होता था कि आपको एक इक्वेशन दी रहती थी, उसमें जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते थे, ठीक है स्टूडेंट्स, उतनी बार डेरिवेटिव निकाल के हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते थे। मतलब पिछले जो 9.3 था उसमें हम यहाँ से यहाँ गए थे, ये हमने 9.3 में किया था। अब स्टूडेंट्स 9.4 में हम यहाँ से यहाँ आएंगे, ये 9.4 में किया करेंगे। यानी कि हमको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी जो किसी फैमिली ऑफ कर्व्स को बता रही होगी, ओके। तो हमको ये बताना है, इसको सॉल्व करके हमको ये बताना है कि वो कौन से फैमिली ऑफ कर्व्स को बता रही है भाई। तो सुनिए, ये इस फैमिली ऑफ कर्व को बता रही है, और मेरे ख्याल से तो ये सर्कल की इक्वेशन है, क्योंकि अब उतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे। सर्कल की इक्वेशन एक होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2, ऐसा करके एक इक्वेशन होता है, ठीक है। तो वही वाला इक्वेशन ही है, सर्कल का ही इक्वेशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ये डिफरेंशियल इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए वो आपसे पूछेंगे नहीं कि कौन सा कर्व है ना, किसको रिप्रेजेंट, ये नहीं पूछेंगे, बस आपको ये पूछेंगे इसका सॉल्यूशन बताओ। यानी कि ये जिस भी फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके कर्व का जनरल इक्वेशन बताओ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आ गई आपके पास जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब स्टूडेंट मैं इसको जनरल सॉल्यूशन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि समझिए इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसलिए इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी कितना था, एक था, ठीक है स्टूडेंट्स। जनरल सॉल्यूशन में इसलिए बोल रहा हूँ, जरा गौर करिएगा। देखिए स्टूडेंट, अगर इस इक्वेशन में मैं कांस्टेंट c की वैल्यू पुट करूँ कुछ ना कुछ, ठीक है, तो एक वैल्यू पुट करूँगा तो ये एक बार में एक कर्व को ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है।
कैसे करोगे, सी का कुछ ना कुछ वैल्यू ले लो, अपने मन से कुछ भी ले लो और एक्स की वैल्यू डालते जाओ, वाई निकालते जाओ। तो एक्स कॉमा वाई आएगा तो आपको ऐसे करके कोई कर्व प्लॉट हो जाएगा, लेट अस से कोई सर्कल प्लॉट हो जाएगा। वो तो प्लॉट करके देखना पड़ेगा। भाई सी की कुछ वैल्यू ले लो, एक्स की वैल्यू रखते जाओ, वाई की आती जाएगी, वाई निकालते जाओगे आप। ठीक है, x1 रखो, y कुछ आएगा उसको लिख लो, x2 रखो, y कुछ आएगा उसको रख लो और c का वैल्यू कुछ फिक्स कर लो। ठीक है स्टूडेंट, तो एक कर्व यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन खास बात ये है कि एक जनरल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहा है, तो क्या हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं? समझिएगा मेरी बात। एक्चुअल में ये तो जनरल सॉल्यूशन है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसा दिखता, समझिए जरा मेरी बात को। जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाला जाएगा स्टूडेंट्स, तो हमने पिछले चैप्टर में भी बात करी है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होगा जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होगा। यानी कि यदि इस आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाए हमको, तो यही सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, जनरल सॉल्यूशन की जगह पे हम इसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलेंगे दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि मान लीजिए कि सी का वैल्यू 2 है, मान लीजिए यहाँ सी नहीं आया होता 2, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए यहाँ 5 आया होता, मान लीजिए ऐसे। ठीक, तो ये ना, ये जनरल सॉल्यूशन नहीं होता, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता। क्यों? क्योंकि सी का वैल्यू भी आ गया। तो अभी तो सी नहीं आया, सी लिखते हैं। सुनिए स्टूडेंट, तो सवाल ये है कि ये सी जो आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है? तो इसके लिए ना आपको क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कंडीशन दी रहती हैं और उन कंडीशंस की हेल्प से, कभी कभी हम उनको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी बोलते हैं हायर क्लासेस में। ठीक है, बट जो भी हो, आपको कभी कभी कुछ कंडीशन दी होती है, उन कंडीशंस की हेल्प से हम ना कांस्टेंट या आर्बिट्री कांस्टेंट सी को निकाल कर वापस इसी इक्वेशन में रख देते हैं। तो यही इक्वेशन, मान लीजिए सी को हमने निकाला, दी गई कंडीशन से सी को हमने निकाला, C5 आया, तो हम यहाँ सी को रख देंगे। करेक्ट, सी की जगह हम 5 रख देंगे और तब ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्यों कहलाएगी भाई पर्टिकुलर सॉल्यूशन? क्योंकि स्टूडेंट्स सर्कल तो बहुत सारे हैं, मतलब इस कर्व से दिखाई गई कर्व तो बहुत सारे हैं, लेकिन सी का वैल्यू फिक्स करने पे ये एक ही कर्व को दिखाएगा, इसलिए इसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोला जाएगा स्टूडेंट्स।